हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। तो जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर में हम लोग कंटेंट को पूरा कर चुके थे, तो आइए आज उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास आज टोटल 33 क्वेश्चन हैं आपके, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइएगा करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि उच्च ताप पर अधिक गति से कार्यरत गेंद के लिए लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किए जाने वाले यौगिक हैं। तो ऐसे यौगिकों को हमें बताना है जो अधिक तेज़ गति से क्या कर रहे हो, कोई गेंद है उसके लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग कौन करेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाता है लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सिलिकॉन ग्रीज का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ट्राइफॉस्फेजिन हैं तो क्या है? एक लुईस अम्ल हैं या लुईस बेस हैं या उदासीन लवण है या एक उभयधर्मी यौगिक है। तो देखिएगा, जो हमारे पास ट्राइफॉस्फेजिन्स होते हैं तो ट्राइफॉस्फेजिन आपको बताया गया था NPCl2 का होल थ्राइस, यही तो बताया गया था। तो देखिएगा यहाँ पर जो नाइट्रोजन और फास्फोरस यही तो रिपीटिंग यूनिट होते थे। अगर ये रिपीटिंग यूनिट होते थे तो ये किस प्रकार से लिखे रहते थे, ज़रा इस बात को हम लोग समझते हैं। तो इस बात को हम पहले देखते हैं कि यह किस प्रकार से हमारे लिखे रहते थे। तो देखो, नाइट्रोजन होता था सिंगल बॉन्ड के साथ इस प्रकार से अटैच्ड रहता था, और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड P ये रहता था, और साथ में C के साथ 2 Cl यूनिट लगी रहती थी। कितने यूनिट लगे रहते थे? Cl के 2 यूनिट लगे रहते थे, और इसी प्रकार से यह रिपीटिंग यूनिट बन जाती थी। इसका होल थ्राइस कर देते थे या होल एन कर दें तो यह हमारे पास रिपीटिंग यूनिट बन जाती थी। अब आप देखिएगा, नाइट्रोजन के पास अंतिम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो अभी भी इसके पास एक लॉन पेयर बॉन्ड है। तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है थ्योरी कि जब किसी के पास लॉन पेयर हमारे पास डोनर होते हैं, कैसे होते हैं? डोनर होते हैं, तो वह एक लुईस बेस की भांति प्रदर्शित करते हैं। किसकी भांति? लुईस बेस की भांति वह प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वह करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट, अर्थात यह एक लुईस बेस की भांति व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। ओके, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3 का होल ट्वाइस SiCl2 के जल विच्छेदन पर बनेगा। तो देखिए कि अगर हम इसका जल अपघटन करा देते हैं तो जल अपघटन में आपको बताया गया था जल को हम लोग क्या लिखेंगे? HOH लिखेंगे, जिसमें OH पर नेगेटिव चार्ज आएगा और H पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यह H प्लस Cl के साथ निकल जाएगा, तो माइनस का 2HCl आपका बाहर निकल जाएगा, और ये दोनों OH आपके C के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? जब दोनों OH C के साथ जुड़ जाएंगे तो आपका बन जाएगा CH3 का होल ट्वाइस SiOH का होल ट्वाइस। सी क्या बनेगा? CH3 का होल ट्वाइस। इससे रिएक्शन पे क्या बन जाएगा आपका? CH3 का होल ट्वाइस एंड SiOH का होल ट्वाइस। ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। जब ये इस प्रकार से बनेगा तो ऑप्शन करेक्ट इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पॉइंट। कौन सा हो जाएगा? ए पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिलिकॉन्स में क्रॉस बंद किसके डाले जाने पर बनेंगे। तो देखिएगा, क्रॉस बंद आपको बताया गया था बेंजोइल परऑक्साइड डाल सकते हैं, या एक और चीज़ है जिसको हम लोग टर्टरी ब्यूटाइल परबेंजोएट कहते हैं। आपको इसका प्रोसेस तो हमने पूरा करवाया हुआ है, जब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बनवा रहे थे, सिखा रहे थे, तो हमने करवाया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, लेक्चर में है, सिलिकॉन्स वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। एंड टर्टरी ब्यूटाइल बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पर, सिलिकॉन्स प्रयोग नहीं की जा सकती है इस रूप में। तो हमें ये बताना है कि सिलिकॉन्स का प्रयोग हम लोग कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो सिलिकॉन्स का प्रयोग हम लोग वार्निशिंग क्रीम बनाने में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी का ग्रीज बनाने में किया जाता है, लुब्रिकेंट बनाने में किया जाता है, और विद्युत मोटरों के लिए कुछ अलग बनाने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पर, ट्राइफॉस्फेजिन में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन है, मतलब कि आपको ये बताना है कौन कौन से इसके पास संकरण। देखिए, अभी आपको हमने बताया था यहाँ पर, ये जो है, अगर इस वाले क्वेश्चन में हम बात आपसे करें तो इस वाले क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा बन रहे हैं? एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, एक लॉन पेयर है, तो टोटल 2 सिग्मा और एक लॉन पेयर, तो टोटल कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। और 3 जब आता है संकरण तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? sp2 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? sp2 के। तो नाइट्रोजन के पास तो sp2 आ रहा है। इसी प्रकार से इस वाले फास्फोरस के पास आप देखेंगे तो एक सिग्मा यहाँ बन रहा है, दूसरा सिग्मा यहाँ पर है, और तीसरा सिग्मा यहाँ पर बनेगा, चौथा सिग्मा यहाँ पर बनेगा।
तो टोटल फास्फोरस के पास हमारे 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, तो टोटल कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, sp3 संकरण के नाम से जानते हैं। किस संकरण के नाम से, sp3। तो नाइट्रोजन के पास sp2 आ रहा है और फास्फोरस के पास कौन सा आ रहा है, sp3 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं फास्फोरस का sp3 आया हुआ था, यस, और नाइट्रोजन का sp2, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका ए पॉइंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए पॉइंट। आइएगा नेक्स्ट देखते हैं, सिलिकॉन्स के प्रति अक्रिय है। तो हमें लास्ट में 7वां सवाल दिया जा रहा है, सिलिकॉन्स के प्रति अक्रिय है। तो देखो दुर्बल अम्ल, दुर्बल बेस, लवण विलयन, ये सभी अक्रिय होते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में जैसे लवण कौन सा है। तो देखिएगा इसमें जो जैसे लवण की बात की जा रही है, यह आपका होता है क्या, पोटेशियम ट्राइक्लोरो एथिलीन प्लेटिनम जो होता है, यही आपका क्या होता है, जैसे लवण होता है। आइएगा आगे बढ़ते हैं, सिलिकॉन्स का सामान्य सूत्र होता है। तो देखिएगा आपको बताया गया सिलिकॉन्स आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है। सिलिकॉन्स का होता है R2SiO, ठीक है, यही आपकी रिपीटिंग यूनिट होती है। यही क्या होती है, रिपीटिंग यूनिट होती है। ताप प्रतिरोधक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 नंबर, ताप प्रतिरोधक कपड़े किसके बनाए जाते हैं। तो देखिएगा आपको सिलिकॉन्स के उपयोग में बताया गया था कि इसके द्वारा हम लोग ताप प्रतिरोधक कपड़ों को बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीस्टाइरीन किस प्रकार का बहुलक है। तो जो पॉलीस्टाइरीन है वह आपका संघनन व योग दोनों प्रकार का बहुलक है, इसलिए आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन स्टाइरीन का जब हम लोग पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो उसी के द्वारा हमारा ये बनता है क्या, पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास नायलॉन 6,6 का मोनोमर है। तो देखिएगा आपको बताया गया था नायलॉन 6,6 जो होता है वह हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड दोनों के माध्यम से बना हुआ था। आपको पूरा प्रोसेस हमने बताया हुआ था नायलॉन 6,6 का बनाने का, तो आप लोग इसको चेक कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12वें का सी पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, समबहुलक बनते हैं। तो आप देखिएगा समबहुलक जो होते हैं वह एक ही प्रकार के अनिश्चित मोनोमर की संख्या से बनते हैं, एक ही प्रकार के अनिश्चित मोनो संख्या से बनते हैं। क्योंकि बहुलक होते हैं पॉलीमर, इनमें मोनोमरों की संख्या निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत अधिक होते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी पार्ट। टेफ्लॉन का उदाहरण है। तो देखिएगा जो आपके पास टेफ्लॉन है उस टेफ्लॉन का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, यह समबहुलक व योग बहुलक दोनों प्रकार का होता है। टेफ्लॉन देखिएगा बनाते हम लोग कैसे हैं टेफ्लॉन को, तो ये CF2 टेट्राफ्लोरोएथेन होता है हमारे पास, ये यहाँ पर क्या है CF2 है। तो जब इसका हम लोग क्या करा देते हैं, पॉलीमराइजेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, पॉलीमराइजेशन जब इसका कराया जाता है तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा रहता है, तो आपका बन जाएगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, और इनका क्या करेंगे, होल एंड करेंगे। क्या करेंगे, होल एंड, क्योंकि यह पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो पॉलीमराइजेशन में आपका होल एंड इस प्रकार से ये बनेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। यही हमारा क्या बन चुका है, टेफ्लॉन बन चुका है। तो ये हमारा क्या क्या हो जाएगा, ए व सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बहुलक में होते हैं। तो 15 नंबर का है, आपको बताया गया था कि बहुलक जो होता है उसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड पाया जाता है, अमाइड बंध पाया जाता है, एस्टर बंध पाए जाते हैं, अर्थात ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 16 नंबर, बहुलक के कांच संक्रमण ताप के डॉट 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 मुलायम लचीले एवं रबड़ जैसे होते हैं। देखिए आपको बताया गया था जो TG होता है, ग्लास टेम्परेचर जो होता है आपका, तो ग्लास टेम्परेचर में आपको बताया था ये कैसे होते हैं, ऊपर, मतलब कि ताप के ऊपर, संक्रमण ताप के ऊपर अगर हम इसको करते हैं तो यह कैसे मुलायम लचीले एवं रबड़ जैसे होते हैं। और कम ताप की अगर बात करें तो नीचे अगर ताप की बात करें तो यह भंगुर दृढ़ या कांच जैसे ही व्यवहार करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर मुलायम ना देकर के भंगुर दिया जाता, क्या दिया जाता, लचीले का मतलब कि दृढ़ दे दिया जाता है, और ये कांच की रबड़ की जगह कांच दे दिया जाता, तो यह नीचे हो जाता ऑप्शन, ठीक है। तो ये अभी क्या होगा, बहुलक कांच संक्रमण ताप के ऊपर मुलायम लचीले एवं रबड़ जैसे होते हैं, और बहुलक कांच संक्रमण ताप के नीचे कैसे होंगे, तो यह नीचे आपके भंगुर दृढ़ और कांच जैसा व्यवहार कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से प्राकृतिक बहुलक को चुनिए। स्टार्च, यस आपका प्राकृतिक बहुलक है, सेलुलोज भी आपका है, प्रोटीन भी है, अर्थात यहाँ ये ऑप्शन गलत दिया गया, यहाँ ऑप्शन होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज। क्या होना चाहिए था, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है अंतर अणु का आकर्षण बलों के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा आपको बताया गया था इलास्टोमर और फाइबर और प्लास्टिक, तो कितने प्रकार के हुए, अंतरालों का आकर्षण बलों के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। वो तीनों प्रकार आपको हम बता दे रहे हैं कौन कौन से होते हैं, लिखाया भी गया है, आपको बताया गया है। इलास्टोमर होता है, क्या होता है, इलास्टोमर होता है, एंड फाइबर होता है, क्या होता है, फाइबर होता है, एंड आपका क्या होता है, प्लास्टिक होता है।
क्या होता है, प्लास्टिक होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास 19 क्वेश्चन बैकेलाइट है। बैकेलाइट हमें ये बताना है कि कैसा आपका है। तो बैकेलाइट आपका कैसा होता है, तापरोधी होता है। देखिएगा आपको बताया गया था कि जो बैकेलाइट होता है यह कभी भी क्या नहीं होता है, पिघलता नहीं है, ये सीधा जा करके जलता है। क्या होता है, जलता है, तो तापरोधी है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर बहुलक जो होगा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सिस आइसोप्रीन। सिस आइसोप्रीन ही आपका क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, पॉलीमर डिग्रेशन निम्न के प्रभाव के कारण होते हैं। देखिएगा पॉलीमर डिग्रेशन का मतलब है कि जैसे कि आपने देखा होगा प्लास्टिक है, अगर उसको ज़्यादा टाइम तक धूप में रखा रहने दिया जाए तो वह डिकम्पोज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। तो इसी प्रकार के पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर डिग्रेशन कहते हैं। तो पॉलीमर डिग्रेशन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिएगा एक तो ऊष्मा के कारण भी हो जाएगा जब इसको आप पिघला देंगे, एंड प्रकाश के कारण भी हो जाएगा। रासायनिक पदार्थ कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिनके द्वारा वह डिकम्पोज हो जाता है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 21 नंबर, ये 2 टाइम्स आ चुका है, 22 चला गया है, पता नहीं कहाँ गया। ओके 22 क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि 22 क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 22 क्वेश्चन था बहुलकों के अणुभार कितने प्रकार के होते हैं। तो 22 क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, बहुलकों के अणुभार कितने प्रकार के होते हैं। तो जो भी हमारे पास पॉलीमर हैं के अणुभार बताना है, के अणुभार कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं कि वह कौन कौन से होंगे। तो ऑप्शन आपको दिया गया है 1 2 3, पहले में 1 है, एंड सेकंड वाले में 2 है, एंड थर्ड वाले में हमारे पास 3 है, एंड फोर्थ वाले में हमारे पास कितना है, 4 है। तो आपको मैं बताते चलूँ यह आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो यह जो आपके बहुलक होते हैं वह आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। आइएगा देखते हैं वो कौन कौन से हमारे पास 4 प्रकार हैं। उन 4 प्रकार को हम पहले देख लेते हैं। तो पहला है हमारे पास पहला जो होता है वह होता है संख्या औसत अणुभार। क्या होता है, संख्या औसत अणुभार। ये आप लोग लिख लेंगे, ये लेक्चर में आपको नहीं बताया गया है इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। संख्या औसत अणुभार है जिससे हम लोग किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, mn के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। किसके द्वारा, mn के द्वारा। इसी प्रकार से हमारे पास सेकंड हो जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, तो जो सेकंड होगा हमारे पास भार औसत अणुभार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भार औसत अणुभार, जिससे हम लोग mw के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। किसके द्वारा, mw के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट थर्ड हो जाएगा अवसादन अणुभार। क्या हो जाएगा, अवसादन अणुभार। औसत अणुभार तो इसको हम लोग mz के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। किसके द्वारा, mz के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। एंड फोर्थ हमारे पास जो होगा वह हो जाएगा क्या, श्यानता औसत अणुभार। क्या हो जाएगा, श्यानता औसत अणुभार। श्यानता औसत अणुभार इसको हम लोग mv के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, mv के द्वारा इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 थे। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं आपके अणुभार। तो ठीक है, बहुलकों में अणुभार की संख्या जो होगी वही कितनी होगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4, अर्थात आपका ऑप्शन करेक्ट लास्ट हो जाएगा। तो इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी के नोट्स में लिख भी लें। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। आइएगा एक एक से और उनके बारे में थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं कि जो औसत, जो हमारे पास संख्या औसत अणुभार होता है, इसको निकालने के लिए हम लोग कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मेथड भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो आइएगा हम लोग डिस्कशन करते हैं कि यहाँ कौन सी विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो जो संख्या औसत अणुभार है इसके लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह करते हैं ओस्मोमिति व अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन विधि का प्रयोग। किस किस का, ओस्मोमिति लिख लीजिएगा आप लोग, ओस्मोमिति एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन लिख लीजिएगा। इसमें लिखते हुए नहीं बनता इतना अच्छा, मैं बोल दे रहा हूँ। तो औसत अणुभार का हम लोग जो प्रयोग निकालने की जो विधि होती है वह ओस्मोमिति एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग करते हैं। भार औसत अणुभार का जो होता है mw, जिसके हम लोग बोल रहे हैं, इसके लिए हम लोग प्रकाश उत्कीर्णन विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रकाश उत्कीर्णन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इन विधियों को लिख लेंगे।
और नेक्स्ट है जो हमारे पास श्यानता औसत लघुभार है, इसके लिए हम लोग श्यानता मापी विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? श्यानता मापी विधि का प्रयोग करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो mn है और mw है, mn और mw में ऑलवेज आपका mw बड़ा रहेगा किससे? mn से। ये ऑलवेज की मैं बात कर रहा हूँ, mw ऑलवेज बड़ा रहेगा किससे? mn से। ठीक है, तो इतना आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे और इसका आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। तो संख्या औसत लघुभार किसके द्वारा निकालते हैं? ओस्मोमेट्री, सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड भार औसत लघुभार हम लोग किसके द्वारा निकालते हैं? प्रकाश उत्कीर्णन विधि के द्वारा। एंड श्यानता औसत लघुभार हम लोग किसके द्वारा निकालते हैं? श्यानता मापन विधि के द्वारा। ठीक है, चलिएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23 क्वेश्चन है हमारे पास। बहुलकों का अणुभार MW का मतलब क्या? अभी जस्ट आपको बताया है यहाँ हमने। देखिएगा MW क्या होगा? MW यही तो है, भार औसत अणुभार है। क्या है? भार औसत अणुभार। तो यहाँ आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? सेकंड पॉइंट हो जाएगा, भार औसत अणुभार हो जाएगा। 23 का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? सेकंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 24 क्वेश्चन। तो 24 है MW व्यक्त करता है। तो देखिएगा हमें बताना है कि MW आपका क्या व्यक्त करता है। तो MW अभी जस्ट हमने देखा हुआ था, भार औसत अणुभार व्यक्त करता है। तो इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, अर्थात लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश उत्कीर्णन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अभी जस्ट हमने बताया हुआ है कि प्रकाश उत्कीर्णन विधि में जो कि होती है, आपको हमने क्या बताया था कि जो प्रकाश उत्कीर्णन विधि है उसके द्वारा भार औसत अणुभार, ये वाला सेकंड ऑप्शन बताया था, भार औसत अणुभार का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका कौन सा? भार औसत अणुभार। भार औसत अणुभार का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 26, संख्या औसत अणुभार निकालने की विधि है। तो देखिएगा 26 अभी हमने बताया था, संख्या औसत अणुभार ओस्मोमिति और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ओस्मोमिति एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लास्ट ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग लिख लेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए हमने आपको बताया। नेक्स्ट है बहुलकों के अणुभार ज्ञात करने की विधि है। तो देखिएगा जो बहुलकों का अणुभार है उसमें हम लोग किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो प्रकाश उत्कीर्णन विधि अभी आप लोगों ने देखा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन विधि भी देखा, एंड जल पर एमिशन क्रोमेटोग्राफी का भी प्रयोग करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारे पास 28 नंबर हमसे बोला जा रहा है कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, सिल्क व सेलुलोज हैं। तो इसको हमें बताना है कि 28 की क्या है। तो ये सभी फाइबर होते हैं। फाइबर क्या है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, सिल्क और सेलुलोज हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोजीन में फास्फोरस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +5 निकल करके आती है। कितनी आती है? +5 निकल करके आती है। ठीक है, तो किस प्रकार से निकल के आती है वो आप लोग निकाल ही लेंगे। बहुत ही छोटा सा फंडा है इसके लिए। अगर जिस किसी को निकालना नहीं आता है ऑक्सीकरण संख्या, तो वो एक लोग यूट्यूब पर जाकर के PGI रामपुरा ऑक्सीडेशन नंबर सर्च कर लेगा, उसको मिल जाएगा वीडियो पूरा लेक्चर। ज़्यादा नहीं है, 7-8 मिनट का लेक्चर है, इसमें ही आपको पूरा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो निकल के आता है यहाँ +5 आता है निकल करके। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोफॉस्फोजीन का सामान्य सूत्र है। तो देखिएगा आपको बताया गया था NPX3 एंड R, यही तो आपका क्या होता है? मोनोफॉस्फोजीन होता है। डाइफॉस्फोजीन में क्या होता था? NPX2R2 होता था, है ना। और अगर ट्राइफॉस्फोजीन की बात करते हैं तो NPXR3 होता था। इसी प्रकार से तो करते थे इनका होल ट्वाइस। तो यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो है ऑप्शन आपका ए पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलेट क्लोराइड में नाइट्रोजन की संक्रमित अवस्था है। अभी आपको जस्ट बताया गया था कि इसकी नाइट्रोजन की कितनी आती है? sp2 आती है। पिछले हमने क्वेश्चन में आपको पूरा निकालना बताया था कि किस प्रकार से आती है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फाजीन में बंध मिलते हैं। तो देखिएगा ये तो हमने प्रीवियस इससे पहले जो लेक्चर डला हुआ है उसी लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी फॉस्फाजीन में क्या बनते हैं। पीपाई डीपाई बॉन्डिंग होती है। कौन सी होती है? पीपाई डीपाई आपकी बॉन्डिंग होती है। और जो आपके पास पीपाई और डीपाई बॉन्डिंग होती है, तो उस पीपाई एंड डीपाई बॉन्डिंग को हम लोग क्या कह रहे थे? आपको अगर याद होगा तो उस पीपाई डीपाई बॉन्डिंग को ही हम लोग हेट्रोमॉर्फिक अट्रैक्शन फोर्स कह रहे थे। क्या कह रहे थे? हेट्रोमॉर्फिक अट्रैक्शन फोर्स कह रहे थे। या इसी को हम लोग स्यूडो अट्रैक्शन फोर्स के नाम से जान रहे थे। किस नाम से जान रहे थे? स्यूडो अट्रैक्शन फोर्स के नाम से जान रहे थे। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्या है? सिलिकॉन्स व फॉस्फोजीन्स हैं। तो देखिएगा ये तो आपको बताया गया था, ये कैसे आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं। कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं। कौन? सिलिकॉन्स व फॉस्फोजीन्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। तो ये वीडियो यदि आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप क्वेश्चंस को लगाएं और प्रैक्टिस करें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो काफ़ी बाकी में अपने आप में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ चीज़ें हम और आपको बता दे रहे हैं
जैसा कि अगर आपसे बहुलकीकरण की कोटि पूछी जाती है तो उसके लिए देखिएगा, बहुलकीकरण की कोटि के लिए एक फॉर्मूला होता है dp इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। क्या होता है? कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। जो बहुलकीकरण की कोटि होती है, तो जहाँ m आपका क्या होता है? बहुलक का अणुभार होता है, और स्मॉल m क्या होती है? रिपीटिंग यूनिट की मॉलिक्यूलर वेट होता है। रिपीटिंग यूनिट का क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इसके द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।